हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क में। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, अलग से नहीं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है क्लास 10th का, आप जाइए, वहाँ पे बना हुआ है, उनमें आप क्लिक कीजिए और सभी वीडियो को देखिए। 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का यह चैप्टर दूसरा है। कौन सा चैप्टर है? दूसरा है। और आज ये दूसरा चैप्टर है कौन सा? तो राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये अध्याय का नाम है। और याद रखिएगा, उसका यह छठा लेक्चर है। मतलब अब ये मत समझिएगा कि सर 5 वीडियो भी बड़ा होगा, नहीं, एकदम छोटा छोटा है। 10-10 मिनट का वीडियो है। आप एक बार देखने बैठिएगा, एक ही टॉपिक कवर हो रहा है। मैं एक वीडियो में एक से ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाए या फिर आपको लगे कि अरे कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं, आपका मैं चाहता हूँ एक टॉपिक क्लियर हो, लेकिन 100% क्लियर हो, और आप उसका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में भी दिखा पाओ। ठीक है? तो ये पार्ट 6 है। इनसे पहले पार्ट 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उनको अगर नहीं देखें तो 100% उसको देखिएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ आपको 110% समझ में आएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, इनके बारे में। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का जो, मान लीजिए हम गणना करेंगे, हम जो डाटा प्राप्त करेंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे, मतलब हमारे देश में राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो रहा है, तो उनके लिए इनको 3 भागों में विभाजन किया गया। पहले उत्पादन में, फिर उनके बाद आय, और फिर व्यय। ठीक है? तो इसको उत्पादन जो है, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, आप आय को आय विधि बोलिए या व्यय को व्यय विधि, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। उत्पादन गणना विधि ये क्या है? तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्र के, क्या बोलोगे? राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से, देखो, राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से, अथवा यानी या मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है। आपको किसी भी देश में जो उत्पादन का गणना कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? वहाँ का जो व्यक्ति का जो आय है और उसके उत्पादन का जो माध्यम है, या फिर आप उनका जो मौद्रिक आय, उनके इन दोनों के माध्यम से ही तो आप राष्ट्रीय आय का गणना कीजिएगा ना, राष्ट्रीय आय का आप डाटा निकालिएगा। ठीक है? दूसरा हमारा है आय गणना विधि। तो ये क्या है? तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय हम आय का गणना कैसे करेंगे? तो आप क्या बोलोगे? किसी भी देश का व्यक्ति का जो आय होगा, उसी के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना होगी। हम ये पिछले 2-3 वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आय जो निकाला जाता है, वह डिपेंड करता है प्रति व्यक्ति आय पर, उस देश में रह रहे व्यक्तियों की आय पर। उसी चीज़ को मैंने लिखा है, राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है? हमारा तीसरा है व्यावसायिक गणना विधि। तो ये क्या है? तो इसमें आप क्या बोलोगे? व्यावसायिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यावसायिक संरचना यानी उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, वहाँ पर उस देश में ढांचा है, कितना वो काम कर रहा है, उसी के आधार पर हम जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, वो क्या कहलाएगा? व्यावसायिक गणना कहलाएगा। तो इसी वीडियो में क्या एक और टॉपिक ऐड कर दिया जाए क्या, कि आखिर राष्ट्रीय आय का जो ये हमें समझ में आ गया, उत्पादन, आय और व्यय के आधार पर निकालेंगे, तो लेकिन कुछ ना कुछ राष्ट्रीय आय को निकालने में परेशानियां तो होती होगी। तो चलिए इसको इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं। ठीक है? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है? तो इसके 3 हेडिंग हमने दिए हैं, तीनों हेडिंग को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे।
तो याद रखिएगा, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, वर्ल्ड के किसी भी देश का, विश्व के किसी भी देश का अगर आपको उसका आर्थिक स्थिति जानना है तो आप उस देश की राष्ट्रीय आय को जान जाइए। अगर आपको राष्ट्रीय आय की जानकारी है उस देश के बारे में तो 100% आप यह कह सकते हो कि उस देश की आर्थिक स्थिति अभी क्या है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या सब कठिनाइयाँ सामने आती है उनको। तो पहला क्या है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, सबसे बड़ा समस्या ये है। दूसरा क्या है, दोहरी गणना की भी संभावना, इनको हम भी समझेंगे। तीसरा है, मूल्य को मापने में भी कठिनाई होती है। तो एक एक करके समझते हैं। तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, ये क्या किस प्रकार की समस्या है। तो देखिए, तो पूरे देश के लोगों की आय को, यानी पूरे देश की लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या फिर उसकी आय के रूप में आंकना मुश्किल है, जिनसे हमें सही स्थिति का पता कभी भी नहीं लग पाता है। अब बताइए, हमारी देश, किसी भी देश की आबादी तो ऐसी है नहीं कि वो मान लीजिए 10 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर में सीमित होता है। तो स्पेशली भारत जैसे देशों की हमारा क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है और हमारी जनसंख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम अपने देश में लोगों की आय को, तो लोगों की आय हम कैसे निकालते हैं, या तो वो कितना उत्पादन कर रहा है या फिर अगर वो कहीं सेवा दे रहा है तो उसका मूल्य क्या है। तो इसी दोनों के आधार पर निकालते हैं और इन दोनों के आधार पर पूरे देश की आय को निकालना, यह थोड़ा सा सही स्थिति का पता लगा पाना, यह क्या है, मुश्किल है। ठीक है, हमारा दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना का संभावना ये क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं। तो पूरे देश के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों, पूरे देश के लोगों की आय, पूरे देश के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना आसान नहीं है। भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पाद को 2 स्थानों पर अंकित कर दिया जाए। अब देखिए, इसका क्या मतलब है, दोहरी गणना की संभावना। आप ऐसे समझ लिए, दोहरी गणना की संभावना का मतलब है, मान लीजिए कोई, आप यहाँ पे खड़े हो, कोई काउंट करने वाला है, आपकी काउंटिंग कर ली और आप क्या किए, कुछ समय के बाद आप चले गए दूसरे जगह पर और वहाँ पर आप खड़े हैं। तो मान लीजिए वो तो हजारों लाखों व्यक्ति का अभी काउंटिंग कर रहा है, तो उनको तो आपका चेहरा याद नहीं है, तो आपकी काउंटिंग यहाँ भी हो जाएगी, वहाँ भी हो जाएगी। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, दोहरी गणना की संभावना। तो हमारे देश में भी यही होता है। हम अपने देश में जो उत्पादित मूल्य या सेवा का, उन दोनों का जो हम आय प्राप्त करते हैं, तो उनमें क्या होता है, कोई वस्तु, मान लीजिए उस वस्तु का काउंट कर लिया गया, मूल्य जो है उस उत्पादित वस्तु का मूल्य मान लीजिए मुंबई में काउंट कर लिया गया। अब वही वस्तु आ गया बिहार में। अब यहाँ पर जब काउंट करने के लिए आए तो अब उनको तो ये पता नहीं है कि हम ऑलरेडी इस वस्तु का काउंट कर चुके हैं मुंबई में, तो वो क्या करेंगे, उनको यहाँ पर भी काउंट कर लेंगे। तो ऐसे में ये संभावना मतलब बन जाती है कि हमारे सामने सही डाटा नहीं आ पाएगा। और यही एक समस्या है जो भी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उनके सामने। कौन सी समस्या, तो दोहरी गणना की संभावना। समझ में आ गया, दोहरी गणना की संभावना का क्या मतलब है, अगर पूरे देश के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना आसान नहीं। आसान नहीं है क्यों, हम बता दिए, क्योंकि वस्तु एक जगह से दूसरे जगह हमेशा आगे पहुंचते रहता है। यहाँ पे इस किसी भी इंडस्ट्री में कोई वस्तु बना, यहाँ से फिर दूसरे जगह, उनसे मतलब अगले जगह, फिर अगले जगह, ये हमेशा आगे बढ़ते रहता है। और आय का आंकड़ा निकालना इसीलिए क्या बच्चे, मुश्किल है, आसान नहीं है। तो फिर ये क्यों नहीं है, क्योंकि भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ही ऐसी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ऐसा नहीं है कि एक जगह किसी भी चीज़ को उत्पादन किया और वहीं के लोग जो हैं उनको कंज्यूम कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी एक ही आय या उत्पादन को 2 स्थानों पर भी अंकित कर दिया जाता है, मतलब दर्ज कर दिया जाता है। हमारा तीसरा है मूल्य को मापने में कठिनाई।
बिल्कुल, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका ये क्या कहता है, तो बाजार की स्थिति में प्रायः हम यह देखते हैं कि एक वही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उसके वस्तु के मूल्य में विभिन्नता पाई जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी भी कोई ऐसा वस्तु जिसका उत्पादन किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, अब उस इंडस्ट्रियल एरिया में उस वस्तु का मूल्य मान लीजिए अगर 5 रुपये मिल रहा है, अब जो वो वस्तु परिवहन के माध्यम से, आप मान के चलिए जैसे जमशेदपुर में, ये झारखंड का जो जहाँ पर टाटा स्टील कंपनी जो है, मान लीजिए वहाँ पर जो इंडस्ट्री में उत्पादन हुआ तो वहाँ के लोगों के लिए उनका मूल्य कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा परिवहन वो नहीं करेगा। अब मान लीजिए वही वस्तु वहाँ से परिवहन करके किसी दूसरे किसी न किसी साधन से हम लाएंगे, तो अब जो हम जिस साधन से लाएंगे, जो हमको दूसरा सेकंड सेलर जो हमको बेचेगा, तो वो भी अपना प्रॉफिट देखेगा। हम उसके बाद जिस परिवहन से लाएंगे उन पे जो एक्स्ट्रा खर्च होगा, हम तो वो सभी का सभी उसी वस्तु के मूल्य पर, यानी उस वस्तु को जो हम बेचेंगे उन्हीं के मूल्य पर हम बैठा देंगे। तो इनसे क्या होगा, इनसे मूल्य को मापने में कठिनाई होगी। क्यों कठिनाई होगी, क्योंकि एक ही वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद बाजार के मूल्य में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अंतर कैसे पाया जाता है, क्या समझ में आया। मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर मान लीजिए ये फूड ही समझिए, ये मार्कर ही मार्कर कुछ भी आप समझ सकते हैं, जो भी चीज़ है, मान लीजिए मार्कर या फिर ये शर्ट ही है जो हम पहने हुए हैं, ये मान लीजिए, या फिर ये वॉच, कुछ भी जो भी इंडस्ट्री कहीं पर भी किसी फैक्ट्री में जिसका प्रोडक्शन होता है, अब मान लीजिए वहाँ के आसपास जो लोग जाएंगे उसी आसपास में रहते हैं, वो वहाँ से लेंगे, तो उनको ये मान लीजिए अगर वहाँ 20 रुपये मिल रहा है, अब इसी चीज़ को यहाँ का जो दुकानदार है, यहाँ का दुकानदार डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं ला सकता। मान लीजिए इसका उत्पादन अगर लखनऊ में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है मान लीजिए, या लखनऊ में हो रहा है, तो अब लखनऊ से कोई बड़ा रिटेलर भागलपुर का कोई जाएगा, वहाँ से वो लाएगा। अब मान लीजिए वहाँ के लोगों को 20 में मिल रहा था, ये थोक लेंगे तो मान लीजिए इनको भी 20 या 18 में मिल जाए। अब ये वहाँ से लाए भागलपुर, अब यहाँ के जो दुकानदार जाएंगे भागलपुर से खरीद के लाएंगे, तो क्या वो हमें 18 या 20 में दे देंगे? वो नहीं देंगे। इन पर वो अपना जो भी उनका खर्च हुआ है वो खर्च वो इसी पे बैठा देंगे और हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है, मूल्य को मापने में कठिनाई। तो बाजार की स्थिति में प्रायः हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से, स्थिति का मतलब वही है, पहले कंपनी से निकला, कोई थोक विक्रेता उसको खरीदेंगे, फिर वो छोटे विक्रेता को देंगे, छोटा विक्रेता से थोक विक्रेता लाभ लेगा, छोटा विक्रेता फिर गांव के ग्राहक से वो सब का सब जोड़ के उस पर बैठा देंगे। तो व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण वस्तु के मूल्य में क्या रहता है, हमेशा पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है, अंतर होता है। और याद रखिए यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और संभावना है कि आपको भी यह प्रश्न देखने को मिल सकता है कि भारत में या फिर राष्ट्रीय आय की गणना में किन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पर यही डील करना, रटना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार इस वीडियो को ना हेडफोन लगा के सुन लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा, याद क्या आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा, कितना अच्छा लगा आप हमको कैसे पता चलेगा? आपको तो लग गया, हमको कैसे पता चलेगा? तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर कहीं पर वीडियो में लगा कि आपको कुछ और चीज़ होना चाहिए, तो ये आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने जो आपके भी रिश्तेदार में जो आपके भाई बहन पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो 100% आपका फेसबुक अकाउंट होगा, व्हाट्सएप अकाउंट भी होगा, तो आप वहाँ पर भी अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे आपको हमसे फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि यह एजुकेशन है। आपके सहयोग से ही कई हज़ार बच्चे शिक्षित हो सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि 1000 बच्चे शिक्षित ना हो? आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना चाहते हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में
इसी अध्याय के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।